बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया पर राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ एक ऐसी नेत्री मौजूद है जो कि कहीं न कहीं अपने संघर्षों के लिए जानी जाती है। उनका कर्तव्य उनका काम है और काम ही उनका कर्तव्य। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कई बार मेहनत की है और लोगों में अपनी पहचान बनाने में सफल भी हुई हैं। वो एक साथ कई पदों पर काम कर रही हैं, जैसे वो उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस लखनऊ से, साथ ही वो उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी की लखनऊ से, और इसके साथ ही वो बीइंग वुमेन फाउंडेशन चलाती है, इसकी चेयरपर्सन भी है। तो खैर इनकी बातें हम इन्हीं से जानेंगे, लेकिन एक बात विशेष तौर पर बताना चाहेंगे। मुख्य तौर पर बिहार की रहने वाली सलोनी केसरवानी आज लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। वही उनकी कर्म भूमि है और लगातार प्रयासरत हैं कि जनता को और लोगों को कुछ न कुछ उनकी तरफ से भला किया जा सके। खैर आगे की बातचीत हम सलोनी केसरवानी जी से करेंगे। सलोनी जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी कि आपके बैलेट बॉक्स इंडिया पर आज मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों को अपने विचार रखने और अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिलता है, तो मैं इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि मैं अपनी जो मेरी जीवन यात्रा है, जो संघर्ष की कहानी होती है और एक सक्सेस स्टोरी भी इसको कहते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये मैं कम शब्दों में ही लेकिन शेयर करूँगी। और ये हर एक की इच्छा होती है कि उसकी बात लोगों तक पहुँचे। जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा जन्म, मेरा पालन पोषण बिहार के गया शहर से हुआ है। गया शहर एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है जो खास तौर पे बोध गया और पृथ्वी पक्ष जैसे महान कार्यों के लिए जाना जाता है। वो मेरी जन्मभूमि है। वहाँ पे मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुई जो कि राजनीतिक तो बाद में बना, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जब जब भाग लेने की बात आई तो मेरे पूरे खानदान ने इस कार्यक्रम में, इस पूरे महासंग्राम में अपना योगदान दिया, जिसमें मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पिताश्री, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ये लोग ना केवल एक जागरूक क्रांतिकारी थे देश को आजाद करने में, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगी कि हमारे परिवार से लोग जेल तक गए। जब भारत आजाद होने वाला था तब ये लोग छोटे थे, किंतु ये लोग गए। तो मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए बना रही हूँ कि यहीं से जो है मेरे खानदान का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, एक सामाजिक काम के प्रति और एक देश के प्रति उनका समर्पण है। तो उसके साथ ही ये जो राजनीतिक एक यात्रा चली वो हमारे परिवार में शुरू से ही रहा। यहाँ तक कि जब इंडो चाइना वॉर हो रहे थे तो आपको और मुझे भी ये बात थोड़े बड़े होने पे पता चला कि जहाँ पर देश के मदद की बात आई तो हमारे घर की औरतों ने उस समय बहुत बड़ी ऐसी भावना होनी चाहिए थी कि लोग कहते बिहार में एक शब्द है सूप, जिसमें कि आप देखेंगे छठ पूजा में सूप का बड़ा काम होता है। उसमें भर भर के उनके पास जो भी धन थे, सोना चांदी, देश के लिए उन्होंने डोनेट किया। मुझे लगता है ये भावनाएं आपके बच्चों में धीरे धीरे करके आती है, शायद मेरे में भी आई। और मेरे पिताजी श्री जय कुमार पालित जी शुरू से ही छात्र आंदोलन में आगे थे। वो बिहार यूनिवर्सिटी में भी हमेशा, पटना यूनिवर्सिटी से हमेशा एक जागरूक, एक बड़े ही क्रांतिकारी विचार के व्यक्ति थे। तो जब वो राजनीति में थे, बचपन से ही मैंने
उनकी राजनीतिक और बड़े एक स्वच्छ और एक बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले राजनीतिज्ञ थे श्री जय कुमार पालित जी। एक एजुकेशनिस्ट थे, वो मगध यूनिवर्सिटी, मगध विश्वविद्यालय जिससे सभी लोग परिचित हैं, वहां पे वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और किसी तरीके से उनका राजनीति में इतना रुझान था कि वो राजनीति में टर्न हो गए, उनका राजनीतिक उन्होंने अपना करियर चुना और बचपन से ही मैं उनको देख करके बड़ी हुई और मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के वो एक ऐसे डिवोटेड नेता थे कि जिन्होंने एक आदर्श बना लिया था लाइफ का और वो कभी भी मैंने उन्हें कोई भी जब वो एमएलए बने और नेता लोग जब बनते हैं और वो एमएलए बने और अच्छे से उनका एक बड़ा सम्मान था, विधानसभा में जब वो बोलते थे तो लोग उनके भाषण को चुपचाप सुनते थे। आप यकीन करेंगे कि चाहे वो राजधानी ट्रेन हो, चाहे एमएलए का नहीं रहने पे पेंशन की बात हो, ऐसे मुद्दे उन्होंने पास करवाए विधानसभा में, जो कि एक उदाहरण है आज तक विधानसभा में। उनका नाम के पे रोड है श्री जय कुमार पालित मार्ग। मैं ये परिप्रेक्ष्य इसलिए बता रही हूँ, बैकग्राउंड इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी यात्रा कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है। तो बचपन में ये सारी चीजें लेकर के मैं बड़ी हुई, दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस किया, जर्नलिज्म किया और उसमें भी अच्छे डिस्टिंक्शन से पास हुई और फिर दिल्ली में ही रह के मैंने फैशन डिजाइनिंग किया। 2 साल मैंने एक्सपोर्ट हाउस में वर्क किए ताकि आई वांटेड टू ग्रो माय ओन पर्सनालिटी और धीरे धीरे करके वही कॉन्फिडेंस आता है आप में। एट द एज ऑफ 24 years आई गॉट मैरिड इन लखनऊ में जानी मानी ज्वेलर्स फैमिली श्री बद्री प्रसाद केदारनाथ सर्राफ, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पर आई और ऑब्वियसली महिलाएं होती हैं, उनको घर की जिम्मेवारी होती है, परिवार का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सारे संस्कार मान सम्मान को लेते हुए इतना बड़ा परिवार हमारा, सब अलग अलग रहते हैं लेकिन है एक बड़ा कुनबा जिसको मैं कहूंगी। मैंने सबको 10 साल तक का पूरा वक्त दिया। मेरे 2 अच्छे प्यारे बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, सब बड़े हुए अपने स्कूल में सब। उसी दौरान मेरे मन में ये भावना भी आई कि मैंने अच्छे से अपना काम किया है, लेट अस डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। और तभी मैंने इसी दौरान बीएड भी किया और एनटीटी भी कर लिया, क्योंकि मेरे फादर ने एक चीज मुझे बताई थी जो मेरे जेहन में बसती हुई है कि डिग्री कभी भी बेकार नहीं जाती। आपका जब भी आपका एक प्रोफाइल तैयार होता है, जब भी आपका एक बायोडाटा तैयार होता है तो आप खुद में बड़ा सम्मानित महसूस करते हैं। तो मैंने एजुकेशन को तो पहले ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें कोशिश की कि और फेदर इन माय कैप जोड़ती चली जाऊं, क्योंकि मैंने टीचिंग भी की उस दिन जयपुरी और सीएमएस जैसे स्कूल में। बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगा नहीं, अपनी एजुकेशन को ऐसे साइडलाइन नहीं करना चाहिए, लेट अस डू समथिंग, और जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलता था। लेकिन कहते हैं नसीब में जो होता है, जो लिखा होता है, जिसमें आपकी बेसिक इंटरेस्ट होता है वो आपके हिस्से में आता है। और प्रभु की दया से ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन हुआ ऑल ओवर इंडिया, जिसके हमारे पूरे अध्यक्ष हैं श्री शशि थरूर जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वो हैं। तो जब ये चैप्टर लखनऊ में गठित हुआ और मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि मुझे तुरंत इसमें अपनी मेंबरशिप को रजिस्टर कराना चाहिए। मैं इसमें लिंक पे गई और मैंने इसको ज्वाइन किया और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है श्री अमर हबीबुल्ला जी, उनका कॉल आया कि सलोनी आप केसरवानी जी आपने ज्वाइन किया है, और उसके बाद मीटिंग होती चली गई। लगभग 1 साल तक इस पोस्ट में वाइस प्रेसिडेंट के लिए ओनली विमेन सीट वर रिजर्व, पर मैंने कभी पोस्ट के लिए ऐसे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि पोस्ट के लिए बहुत दावेदार हो सकते हैं, पर मैंने वहां जाकर अपनी मीटिंग में अपने बातों को रखी थी। मैंने 2 बात कहा कि प्रोफेशनल कांग्रेस, हालांकि ज्यादातर उनका इस बात के लिए गठन हुआ था कि वो पॉलिसी मेकिंग में सरकार को सहयोग देंगे, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे, और हम लोग उसमें करते हैं, जहां तक होती है अपनी बात को पहुंचाते हैं वहां तक। मेरा जो रुझान था वो था सामाजिक काम के प्रति। मैंने कहा कि सर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं थोड़ा जन जा करके बस्ती में जहाँ भी कस्बे हैं, नीड है, जनता है, मैं ग्राउंड वर्क पे काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम बनाऊंगी। मैंने विमेन कमिटी बनाई, उसमें प्रोफेशनल फॉर हार्मनी बनाया हम लोगों ने, ताकि हम जो भी ह्यूमैनिटी के वर्क करें, हम पहुंचे जनता तक, हम उनकी समस्याओं को सुने, और कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी अभी नहीं है सत्ता में, उनको भी मजबूत करना है, हमें जन जन तक पहुंचना था। उसके तहत मैंने अपना मुहिम चालू किया और
मेरी कोशिश रहती थी कि मैं जहां जहां भी जो भी एनजीओज हैं, जो बस्ती है, ऐसी कस्बे हैं या कोई त्रासदी हो गई है, जैसे धोबी घाट में सिलेंडर फट गया, या जो कोरोना लास्ट ईयर आया वो तो खैर उसका गवाह पूरा देश है, या किसान आंदोलन में किसान परिवार के साथ जो हुआ, काफी ऐसी विपत्तियों में जहां तक हो सका मैं यथाशक्ति अपने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस और बीइंग वुमेन फाउंडेशन और के साथ खड़ी रही। ऑब्वियसली मेरे पास बैनर था, मैंने उस बैनर का झंडा मजबूत किया और करती रहूंगी आगे तक, क्योंकि मैं बाय हार्ट एंड सोल कांग्रेसी हूँ और मैं अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए आजाद हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे इंटरव्यू तो मैं ये मान के चलूंगी और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे नेता, हमारे पार्टी के नेता बहुत योग्य हैं, कर्मठ हैं, एजुकेटेड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। उनके गाइडलाइन में मुझे काम करना है तो मैं हमेशा सही राह पे जाऊंगी। मेरा विल पावर मजबूत है, मुझे काम करने का नशा है कह लीजिए। मैं नहीं देख सकती कि सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ हम ही खुश हैं या हम ही जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ ऐसी नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम ही तरक्की कर रहे हैं। ये मेरे अपने संघर्ष की कहानी के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी बता रही हूँ। भगवान की बड़ी दया रही कि मैं जिस परिवार में हूँ, मेरे पति रवि के सरवानी जी और हमारे इन लॉज, इन्होंने मुझे कभी संघर्ष नहीं करने दिया कि भाई आपको ये नहीं करना है। मैं शुरू से सेल्फ डिसिसिव हूँ और सब तरह से स्वच्छंद और स्वतंत्र, और अपने विचार को, अपने भावनाओं को, अपने काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे कभी कोई ऐसी बाधा नहीं आई। प्रभु की बड़ी कृपा है। तो मैं अपने काम के लिए संघर्षरत इसलिए थी कि मुझे स्टेप समझना था कि मुझे किस तरह से सही जगह पर पहुंचना है। मदद करने का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम जो है कहीं भी चले जाएं। और मैंने ये भी नहीं देखा, मैं अपने तारीफ की पुल कभी नहीं बांधूंगी। अगर कुछ गलती करूंगी जीवन में तो एक्सेप्ट भी करूंगी। मैंने ये नहीं सोचा कभी कि हमें दान कहाँ से लेना है। पता नहीं ये लोगों के मन में हो जाता है कि ये एनजीओ है, ये पहले पैसा मांगता है और फिर जो है काम करता है। ये मेरा एजेंडा कभी न था, न है और ना ही होगा। मैंने कहा अगर हमको मदद करनी है, हम जहां भी जाएंगे, हम झुग्गी झोपड़ी बस्ती नाले कहीं भी जाएंगे, जहां कहीं भी जरूरत होगा हम जाएंगे, हम अपने दम पे मदद करेंगे। जो हमारे साथ आए मदद करने को तैयार है उनका स्वागत करती हूँ, उनके आगे शत नमन करती हूँ। लेकिन अगर हमको नहीं भी मदद मिल रही है तो उसके लिए हमें परवाह की जरूरत नहीं है। हमारा जितना बूता होगा, हमारी जितनी चादर होगी, हमारा जितना रुतबा होगा, हम जितना भी कर सकते हैं वो अपने बलबूते पे करेंगे। और ये धारणा मेरे पास शुरू से एआईपीसी के समय से थी। मेरा एआईपीसी टीम बहुत ही अच्छे लोगों का एक समूह है, बड़ा अच्छा संगठन है जो हमेशा बढ़ चढ़ कर आए, जिन्होंने हर तरह से मुझे राह बताया कि ये करिए और ये तरीका सही है। क्योंकि ऑब्वियसली भाजपा की सरकार है भाई, और कुछ नॉर्म्स कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपसे कहीं भी सामाजिक काम करते हुए भी कुछ ऐसे एरर नहीं हो जाने चाहिए कि आप करने चले भला और हो गया उसका उल्टा। तो बहुत तरीके से अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और सारे प्रोटोकॉल को मानते हुए अगर मैं कार्यक्रम भी करती हूँ, मान लीजिए मैं विमेन फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर रही हूँ, तो बाकायदा जिलाधिकारी क्या से परमिशन लेके सारे पेपर्स के साथ किए। और ये एक जो सिस्टम था, इस सिस्टम से काम करते करते मेरे में धीरे धीरे परिपक्वता आई। वन फाइन डे मैंने सोचा, और हमारी दो और मजबूत कड़ी है हमारे तीसरे फाउंडेशन की, सेकंड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसका नाम है बीइंग वुमेन फाउंडेशन। उसके हम लोगों ने संगठन और उसकी नींव डालने की सोची। उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन हूँ बीइंग वुमेन फाउंडेशन में। वाइस प्रेसिडेंट है नम्रता तिवारी और सेक्रेटरी हिना नदीम। हम तीनों महिलाएं अच्छी मित्र भी हैं और हम सब समाज के प्रति डिवोटेड है। हम लोगों ने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो आउट एंड आउट वर्क करेगा फॉर द विमेन वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्वियसली। और यही हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम औरतों को रोजगार दिलाएं, केवल कहने के लिए नहीं। और हमारी बहुत ही एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना भगवान की दया से, जिसमें कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता चला गया। बड़े अच्छे तरीके से उसका संगठन हुआ। उन दिनों यहाँ पे पूनम सिन्हा जी आई हुई थी जो कि सपा की कैंडिडेट थी, आपको याद होगा, उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा। तो उनसे मेरी एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी पारिवारिक बॉन्डिंग है। वो मुझ पर बहुत विश्वास और प्यार करती हैं। तो मैंने कहा कि मैम आप महिला हैं, मैं चाहती हूँ आप आए और हमारे फाउंडेशन की श्री गणेश करें। और वो स्पेशली मुंबई से आई, और जब उनको ये पता चला कि ये मैं अपने पिताजी की याद में शुरू कर रही हूँ तो बहुत द्रवित हो गई। उन्होंने कहा सलोनी मैं जरूर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे
जितना भी वक्त निकालना पड़े, 3 दिन का समय लेकर आई हूँ और हम लोगों ने होटल हयात में इसका इनॉग्रेशन किया और हम लोगों ने उन औरतों को फेलिसिटेट किया जो वाकई समाज के लिए कुछ कर रही हैं या जिन्होंने अपना नाम बनाया प्रोफेशनली, इंडिविजुअली, कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे है और सामाजिक काम में भी आगे रहती हैं। वैसे हम लोगों ने 25 महिलाओं को अवार्डी बनाया। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। उसके बाद बड़े अच्छे से वो कार्यक्रम सफल हुआ और ये मुहिम हमारा फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको जारी रखा। बीच में कोरोना काल आ गया, ऑब्वियसली हम गैदरिंग के लिए अलाउड नहीं थे और 30 से ज्यादा लोगों की परमिशन भी नहीं थी, लेकिन मैंने इंतजार किया। फिर जब हम लोग और समय गुजरा तो 14 जुलाई की जगह मुझे 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम लास्ट ईयर करना पड़ा, क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारे सिस्टम और नियम बदल गए थे, लेकिन मैंने अच्छे वक्त का इंतजार किया। फिर हम लोगों ने उसी तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया। ये मेरे बीइंग वुमेन और AIPC का जो जर्नी था वो चल ही रहा था और इस दौरान हम लोग कहाँ नहीं पहुंचे। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। ये एक कहावत है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुंचता वहां पे कवि की थॉट पहुंच जाती है। Why I am giving this example? Because we wanted to reach as much as possible places where the actual need is. उस दौरान मैंने AIPC और बीइंग वुमेन फाउंडेशन को एकजुट करके उनके बैनर के तहत और स्वयं भी इंडिविजुअली हम दोनों टीम एकजुट होकर काम करते रहे। इसका साक्षात गवाह सोशल मीडिया है। जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड है वो सब जानते हैं कि हम लोगों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और भगवान न करे कभी मुड़ के देखना पड़े। इस दौरान एक मुझे कॉल आई यहीं से, अपने हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनऊ से। उन्होंने मुझे कहा कि सलोनी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा स्वागत है सर, आप आइए घर पे। उन्होंने मुझे 2 पोस्ट के लिए प्रपोजल दिया कि आप क्या विधानसभा प्रभारी बनना चाहेंगी या उपाध्यक्ष बनेंगी, महिलाओं में आप करती हैं काम। तो मैंने कहा सर आप मुझे ऐसा पोस्ट दीजिए जो भी आप समझेंगे मैं उसमें अपना उत्तरदायित्व पूर्णतः निभाऊंगी, लेकिन अगर मैं महिला के तौर पे यहाँ पे चुनी जा रही हूँ, अगर आप नाम प्रपोज करना चाहते हैं तो आप मुझे उपाध्यक्ष का पद के लिए अगर जरूरी समझे आप मुझे मौका दीजिए। मेरा रोल और मेरे उत्तरदायित्व होगी महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ना, इसके साथ ही महिलाओं तक पहुंचना, वो मेरा ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा था। इसके तहत मैं राजा बाजार, पाटा नाला, नखास जैसे डेंस्ड मुस्लिम एरिया में भी गई और मुझे तो, मैं बहुत ही सेक्युलर इंसान हूँ। मैं ये धर्म जाति भेदभाव जो वर्तमान सरकार ने एकदम फैला दिया है ना, वो तो मुझे लगता है कि ये कोरोना से भी ज्यादा घातक है, डेंगू से भी ज्यादा हानिकारक है। जो समाज का वायरस है ये जो फैला दिया, ये मुझे बहुत ही दुखी करता है। मैं अपने आप में, मैंने बचपन से ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखा, ईद मनाई, क्रिसमस मनाया, कौन से ऐसे त्योहार नहीं जो हम लोगों ने नहीं बनाया, लंगर खाए। तो भाई ये हिंदू मुस्लिम की बात तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती है। मैं खुद में हर एक मुस्लिम भाई बहन और अपनी सभी बहुत अच्छी सहेलियां, मैं उन सबको बहुत दिलो जान से प्यार करती हूँ। वो लोग अपना 100% मुझे देते हैं, मेरे साथ हैं, तो ये भेदभाव किस लिए? मैं इन सब चीजों से एकदम परे हूँ। तो जब ये जिला कांग्रेस कमेटी का मुझे नियुक्त किया गया तो मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि एक और बैनर भगवान ने मुझे दिया कि मैं और मजबूती से बढ़ सकती थी। हमारे AIPC में, जिला कांग्रेस कमेटी में कुछ नाम 2-4 मैं लेना चाहूंगी, जैसे पारितोष अग्रवाल जी, अमर हबीबुल्ला जी, मिराज वली खान जी, इमरान जी, विपिन जी, आमिर रजा जी, रिजवान जी, जावेद जी, बहुत लोग हैं ऐसे, मनोज जी, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया। कार्यक्रम जहां भी होता है तो वहां पहुंचते हैं, सहयोग देते हैं, एटलीस्ट मानसिक जिसको कहते हैं ना मोटिवेशन देते हैं कि मैम सपोर्ट में है, हमेशा आना करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, तो ये लोगों के सहयोग से ही मैं जो कुछ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, मेरी संघर्ष की जर्नी जो चल रही है आगे भी चलती रहेगी। और इसी साल मैंने जब महिला दिवस आया इस साल, तो मैंने कहा कि मैं तो विमेन फेलिसिटेशन करती हूँ अपने फाउंडेशन के अंतर्गत, लेकिन इस बार मैं UPCC में यानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में महिलाओं को सम्मानित करूंगी। मुझे उस बात की परमिशन मिली हाईकमान से। मेरे अध्यक्ष जी श्री त्रिपाठी जी ने मुझे बहुत सहयोग दिया और हम लोगों ने वहां पे पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सभी लोगों ने की।
और सिर्फ प्रशंसा की बात नहीं है, महिलाएं जहां भी पहुंची और वो सब पहुंची, और आप विश्वास करेंगे ये कार्यक्रम माता रानी की कृपा से और इतना सक्सेसफुल हुआ कि यहाँ कोई ये नहीं देख रहा था कि कौन भाजपा का सपोर्टर है, कौन समाजवादी की है या कौन कांग्रेस सपोर्टर है। ऐसा कुछ नहीं था। ये था कि अगर मैंने इस कार्यक्रम को किया है, मैं वहां पे बुलाने वाले जितने भी सम्मानित महिलाएं थी, जितनी अवार्डीज थी, उनको ये पता था कि उनको सम्मान मिल रहा है और वो सब बहुत ही खुश होकर आई। उनको सम्मान दिया हम लोगों ने जो भी कर सकते थे, और वो इस तरह से अब मेरे पास भगवान की कृपा से 3 बैनर्स हैं और मैं खुद में भी इंडिविजुअली भी काम करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे कोरोना काल रहा, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति आई, मैं तन मन धन से तैयार हूँ और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ, कहते हैं जब तक है सांस तब तक है आस, तो as long as I live, I myself is devoted to country, I'm responsible toward the society, and this is the lesson, this is the thing which I learned from my parents, and this is the thing which gives me satisfaction कि मैंने अपने हिस्से का अपना समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाया है। अगर मेरा कॉन्शियस कहता है कि हाँ, then I am the most happiest person of this world। अगर कहता है मन की नहीं, आप सिर्फ कहने के लिए राजनीति में है, तो उससे वर्स्ट बात क्या होगी। राजनीति मेरे ख्याल से केवल पोस्ट पाने का नाम नहीं है या इलेक्शन जीतने का नाम नहीं है। समाज सेवा इसका पहला आपका टारगेट होना चाहिए। इसके भरोसे ही आप समाज में पहुंचिए ना, वहां जन जन का बात सुनिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सोर्सेस कम पड़ जाते, कई जगह पे नहीं पहुंच पाए, कभी कभी ऐसा होता है। तो कैसे भी करके हम लोग, जैसे एक महिला थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उनको गोपनीय रखने का, उनके बेटे को CNI के दौरान बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ा और बेचारी 3 बच्चे थे, नहीं एजुकेशन के लिए फीस के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोगों से कांटेक्ट किया गया हमारे फाउंडेशन की, तो हम लोगों ने हम उनके घर नहीं पहुंच सके, हम उनको बुलाए, हम उनको चेक हैंड ओवर किए कि हमारे लिए ये चीज अच्छी है, नहीं पहुंच पा रहे आपके लिए, आप इस तरह से, कहते हैं ना, सागर में अगर एक बूंद के बराबर भी आपने हेल्प करी है और भावना है, तो वो बिना पहुंचे भी हो जाता है। अब जैसे आज का कोरोना का समय है, अगर ऑनलाइन भी डॉक्टर, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन जो हेल्पर्स हैं, अगर वो हेल्प कर रहे हैं, तो वो तो खुदा ही हैं और भगवान तो धरती पर वही हैं। और इसी तरीके से हमारी ये यात्रा है, और आप लोग की दुआ और बेस्ट विशेस रही तो आप सलोनी के सरवानी को निरंतर इन कार्यों में देखेंगे। अभी जो परिस्थिति है ये बहुत विषम है, लेकिन कोरोना का जो सेकेंड ये जो वेव आया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, तभी आप दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इन दौरान थोड़ा आइसोलेशन में रहिए, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड कीजिए, जितना अवॉइड करेंगे उतना ही आप समाज कल्याण करेंगे। और जो भी जरूरत होगी, जहां तक होगी, अगर कोई हमसे कहता है कि मैम यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, यहाँ हेल्प कर दीजिए, या ऑक्सीजन सिलेंडर फिलिंग में पैसे की जरूरत है, कुछ भी होगी सॉरी, तो हम लोग बिल्कुल हर जगह खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं। जी सलोनी जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे और कुछ प्रश्न आप पूछने देंगी, लेकिन लग रहा है कि आपने सभी जवाब वैसे ही खुद ब खुद दे दिए। लेकिन खैर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे जो है, वो आपने बताया भी कि एक मौका मिला आपको, आपने बहुत प्रोफेशनल्स जॉब भी किए, अपने गृहस्थ जीवन को भी संभाला, फिर बिहार से आपका लखनऊ आना हुआ, दिल्ली में आपने एजुकेशन प्राप्त की, हायर एजुकेशन लिया आपने, वहां से वहीं पे जॉब भी किया, फिर लखनऊ आना हुआ। तो सारे जगहों को देखते हुए फिर राजनीति में जो आपका आगमन था, कहीं ना कहीं सिर्फ कोई चीज आई हो, या मतलब ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का गठन हुआ हो तभी आप सम्मिलित हुई, या उससे पहले भी विचार चल रहे थे, या आप पहले से एक्टिव थी कहीं ना कहीं? राजनीति में आगमन आपका विशेषकर कैसे हुआ? देखिए, सोशली मैं एक्टिव रहती थी, मतलब आई हैव टच वुड, मेरे पास महिलाओं का एक बड़ा अच्छा हुजूम है, सब बड़े प्यार और इज्जत और विश्वास करते हैं, तो भावना तो बिल्कुल थी कि हाँ भाई जाना है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि लिंक मुझे AIPC से ही जुड़ने के बाद मिला। बिल्कुल, मुझे भी जैसे कहते हैं कि आप एक ब्रेक मिलने की बात होती है ना, कि आपको ब्रेक
कैसे मिला? मान लीजिए कि मैं सिर्फ भावना ही रख रही हूँ और मुझे एक चैनल नहीं मिल रहा है, तो लगता है कि हम सही चैनल्स के साथ बढ़े। स्पेशली मैं महिलाओं के लिए तो जरूर बोलूंगी, ऑब्वियसली उनकी सुरक्षा, उनका मान सम्मान बहुत मैटर करता है हर फील्ड में। अगर आप एक अच्छे लिंक से बढ़ रही हैं और जो आपकी सुरक्षा और आपके मान सम्मान, आपके पारिवारिक सम्मान को भी देखता है, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सत्य बोलूंगी कि मेरी अंदर ये चिंगारी तो बहुत दिनों से थी कि मैं कैसे, कहाँ पे से शुरुआत करूं, और दैट प्लेटर केम इन माय लाइफ इन द फॉर्म ऑफ AIPC, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस, जहां से डेफिनेटली मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। और मैं क्रेडिट तो ऑब्वियसली AIPC को ही दूंगी। उसके बाद से तमाम लोगों से मिलना जुलना भी हुआ और लोगों ने काम को देखा, सराहा और पहचान बनी। और पद से पहचान नहीं जाती। जब ये मुझे जब ये अपॉइंटमेंट लेटर आया कि आपको AIPC का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और लखनऊ में उस वक्त हम लोगों ने इनवाइट किया था, कश्मीर से आए थे हमारे, तो जब ऐसा मौका मिला करने का, तो और थोड़ा अंदर से स्ट्रेंथ आई कि हाँ, हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं राजनीतिक रुझान की डोर मैंने AIPC के थ्रू ही पकड़ी, और मैं इसके लिए आभारी हूँ कि मुझे सही राह मिला, और उसके बाद कड़ियाँ जुड़ते चली गई और आगे भी इंशाल्लाह जुड़ना चाहिए। जी। और कितना मुश्किल होता है जब आप बहुत दिनों बाद राजनीति में आते हैं, और तब पहले से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पद पाने की इच्छा रखते हैं, और वैसे में बीच में जब आप आती हैं तो कितना मुश्किल होता है उस राजनीति में आना और उसको संभालना। मुश्किल तो था। देखिए, कंपटीशन इस पोस्ट के लिए बहुत तगड़े थे और कई महिलाएं भी दावेदार थी। मैं सुनती भी थी। एक बार ऐसा हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन 2 गुटों में बट भी गया, और वहां पे उन्होंने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी कर दिया, चैप्टर 2 में भी। लेकिन मैं कहीं से हतोत्साहित नहीं हुई थी। ये मैं बिल्कुल एकदम भगवान को साक्षी मान के बात बोलूंगी। मैं कभी भी हतोत्साहित नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ, अगर मैं अपने सही डायरेक्शन में हूँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा है कि आप काम करिए, और मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि उतार चढ़ाव देखिए हर प्रोफेशन का एक हिस्सा है, और उसके लिए इंसान को रेडी भी रहना चाहिए। हर चीज आपको सोने के चम्मच की तरह नहीं मिल जाएगी। आप स्पून फीडिंग नहीं कर सकते, पहले प्रूफ ही करना पड़ता है, और वो प्रूफ आप बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, आप एकदम निस्वार्थ होके कीजिए ना, मेहनत कीजिए। उतार चढ़ाव आए, मेंटली कई बार लगा भी कि क्या मैं कहीं कंसीडर होंगी, लेकिन अगर लग रहा था कि ठीक है, टाइम आएगा तो हुआ जाएगा। भगवान की दया से जब तक कि ये पोस्ट हमें मिलता, शहर में बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, अलग अलग जैसे सामाजिक संगठन है, उनका सम्मान और उनके द्वारा भी मैं हमेशा ही फेलिसिटेट हो रही थी और मिलता जा रहा था ये सम्मान। चाहे रीता बहुगुणा जी के थ्रू मिला, या हमारी मेयर संयुक्ता भाटिया ने करीब 6 से 7 बार सम्मानित की हैं। तो ये सब फेदर्स मैंने नहीं मांगा था जाके कि भाई आप मुझे कहीं कंसिडर कीजिए अवार्ड के लिए। हर जगह अगर आपको लोग बुला रहे थे एज एन अवार्डी टू फेलिसिटेट यू, इसके लिए मैंने काम से ही अपने आप को उन जगह पर पहुंचाया। मैं कभी नहीं गई, किसी को नहीं बोला कि आप मुझे जज बना दो या मुझे ऐसे कर दो। आई नेवर अप्रोच, मेरा वो तरीका ही नहीं है। मैंने बचपन में भी देखा अपने पिताजी को, कैसे उनको NIT कुरुक्षेत्र का पोस्ट सिर्फ स्वयं प्रणब मुखर्जी ने दिया था। उनको उन पर विश्वास था। वो एक एजुकेशनिस्ट भी थे, नेता के साथ साथ। तो जब ऐसे कर्म आपके होते हैं, तो ये छोटे छोटे हर्डल्स खुद ही हट जाते हैं और आपके लिए एक भगवान एक रास्ता बनाता है। तो ऑब्वियसली हर्डल्स आए, लेकिन आप प्रूफ कीजिए। जब तक आप घर की जिम्मेदारियों से भी आप भाग नहीं सकते। यू कैन नॉट से कि मैं सिर्फ बाहर ही बाहर हूँ। अगर मैं एक इंसान मेरे रूटीन में शामिल है कि मुझे 5 बजे उठना है, तो 5:30 से ज्यादा होने नहीं देना है। अगर मैं 5 बजे नहीं उठ पाई तो 5:30 डेड श्योर है कि उठूंगी, और उठना है और अपने व्यायाम करना है, अपने घर के लिए खुद से कुकिंग करनी है। ये भी महिलाओं का एक पूरा धर्म है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, अपने घर गृहस्थी की जिम्मेवारियों पर हमेशा खड़े रहना। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कह दें कि भाई हम तो चले भाषण देने और आप जो है समझिए, ऐसा नहीं है।
हमें बहुत ही बैलेंस करके हम हर महिला को चलना पड़ता है, तभी आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है। इस तरह से कह के कि हमने हर्डल्स नहीं देखे, बहुत सारे हर्डल्स आए, उतार चढ़ाव, बीच में ऐसा भी हुआ कि भाई मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई लास्ट ईयर कोरोना वेव के पहले ही, तो बीच में एक दो बार ऐसे हर्डल्स आते हैं, जिंदगी है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सुना होगा आपने भी कि गिरते हैं मैदाने जंग में घुड़सवारी, तो आपको घुड़सवारी तो करनी ही करनी है। एक दो बार आप गिरेंगे, पटके जाएंगे, सर फूटेगा, माथा फूटेगा, दिल में दुख होगा, तकलीफ होगा, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और इसको तो सहना ही पड़ेगा। इसको सह के आगे बढ़िए तो आप मजबूत बनेंगी। ये तो मैं पार्ट ऑफ लाइफ मानती हूँ और ये आएगा, आपके हर काम में आएगा। आज आप कहीं जाने लगेंगे, बाहर देखिए आप तैयार होकर निकले, बारिश हो गई, तो ये अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स है ना, तो ये चीजें आएंगी। कंपटीशन, और मुझे लगता है कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं और आपको प्रूफ करूंगी और मैं अपने आप को और मजबूत करूंगी। क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो हम कैसे बढ़ेंगे, हम कैसे, हमको तो लगेगा कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और जो मैं कह रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ वही दी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपने, जो आपके अंदर कुछ गलतियां हो सकती है, आपने कुछ किया है, आपको नहीं एक्सपीरियंस है, तो सीखिए। अगर आपको बड़े सिखाने एक्सपीरियंस दे रहे हैं एक्सपीरियंस्ड पीपल, तो यू मस्ट लर्न, वी डोंट आर्ग्यू, बिकॉज इफ यू लर्न विद दोज मिस्टेक्स, एंड मिस्टेक से हम सीखते हैं। मैंने भी गलतियां की, कहीं हो सकता है कुछ ऐसे काम थे जो मुझे लगता था कि इसको और बेटरमेंट में कर सकती थी, लेकिन हाँ, कोशिश ये कही कि थम के चलिए। लहर ऐसा नहीं है कि इतनी दूर भाग जाइए कि एकदम नीचे से गिरना पड़े। मिला तो अच्छा है, ना भी मिले तो जैसे प्रभु की माया। और हर्डल्स के लिए तो तैयार रहना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ हर्डल्स एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। जी। आपने बहुत कुछ बताया हमें, तो उसी में आगे की कड़ी में मैं ये अगला जो प्रश्न है मेरा, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि इतने साल, क्योंकि बतौर विधायक आपके पापा काफी जनता में एक अपना वजूद रखते थे, उन्हें लोग काफी मानते थे, तो वैसे में आपने बचपन से उस माहौल को देखा है और खून में ही आपके राजनीति रही है, तो किस तरह से इतने वर्षों तक आप राजनीति से दूर रह पाई? राजनीति से मैं कभी दूर नहीं रही। जब पापा का दौर था, पिताजी जब इलेक्शन लड़ते थे और हम लोग उन दौरान पहले इलेक्शन में कुछ छोटी थी, फिर बड़ी हुई, कॉलेज टाइम आया, तो वो जो 5-5 साल राजनीति की सक्रियता थी, उससे मैं, उस दौरान तो मैं हमेशा एक्टिव रही। या तो इलेक्शन की कैंपेनिंग कह दीजिए, कौन सा ऐसा घर है जहां पर गली कूची में हम लोग जाके वोट नहीं मांगे हाथ जोड़ के, ये तो खैर हर राजनीतिक परिवार के लोगों को करना ही पड़ता है। पापा के साथ मैंने राजनीतिक जीवन को खूब अच्छे से देखा, सब कुछ देखा, ये भी देखा कि बिहार में इलेक्शन होता कैसे है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में कह लीजिए, साम दाम दंड भेद, हर तरह से इलेक्शन के हर रूप को देखे, उनके पैरों में पड़े छाले भी देखे, गर्म पानी से उनका सेकता हुआ पैर भी देखा कि कैसे एक नेता बनना, जन जन में लोकप्रिय हो जाना। और उनके भाषण को मैं खुद छत पे चली जाती थी और सुनती थी, बड़ा एंजॉय करते थे। उनके भाषण को सुनने के बाद में एक ऊर्जा का फील करती थी मैं, काइंड ऑफ एनर्जी, कि अरे ये तो, वो केवल पिताजी नहीं थे कि हम भाई पापा हैं तो हम उनसे पापा हैं इसलिए हम उनको आदर्श मान रहे हैं। कभी आप उनको सर्च कीजिएगा तो आपको पता चले इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके लिए जब वो नहीं रहे तो न्यूज़पेपर में तमाम रूप से ऐसे समाचार हैं, और एक हेडलाइन था उनके लिए जो दिया गया कि हर समस्या के समाधान थे श्री पाली। तो ये सब चीजें मैं देखी और ये चीजें को लेकर ही मैं आगे चली। मेरा कभी राजनीतिक जीवन उन दौरान तो रुका ही नहीं। हाँ, जब चेंज तब हुआ जब मैं ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइन में गई, दिल्ली चली गई पढ़ाई लिखाई में, और उसके बाद जब मेरे पिताजी 2 बार एमएलए इलेक्शन हारे भी बिहार से और भाजपा की सरकार वहां बनी, वहां पर बीजेपी के एमएलए बने, तो राजनीतिक चहल पहल खत्म नहीं हुई, वो सब चल रहा था। संसद भवन में जाना, रेल मंत्रालय यहाँ वहां जाना, नेताओं से मिलना, वीपी सिंह हो या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर का आप नाम ले लीजिए, और सेंट्रल मिनिस्टर या जो भी स्टेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बिहार के तत्कालीन जो भी रहे, तो वो सारी चीजें तो बदस्तूर जारी रही। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगी कि जैसे ही मैं थोड़े दिन के लिए कट ऑफ हुई, जब मैं अपने सेकंड फेज में आई, जैसे आपने कहा वैवाहिक जीवन, फिर अपने गृहस्थी का,
फिर बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनको बड़ा करना, तब मैं ऑब्वियसली थोड़ा कट ऑफ हुई। मन में तो वो चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी, लेकिन जब जिस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको अवश्य देना चाहिए। अब घर में कोई बीमार है और मैं बाहर झंडा लेके गई हुई हूँ, या तो ये चीज मेरे नजर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब जैसा फेज आता है उस फेज की जिम्मेवारी को बदस्तूर पूरा कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे डिनर देना है तो मैं डिनर ही दूंगी, और ऐसा डिनर जो फिलर हो, सबको सेटिस्फाई करे, उनको हंगर को सेटिस्फाई करे। तो उस वक्त अगर मैं किसी को पिज्जा खिला करके टाइम पास तौर पे पेट भर रही हूँ, तो ये मेरी कहते हैं ना कामचोरी होगा, है ना। तो ये कामचोरी मुझे पसंद ही नहीं है, अपने काम में भी नहीं, अपनी जिम्मेवारी में भी नहीं, अपने राजनीतिक कार्यक्रम में भी नहीं। तो मुझे लगता है कि 10-15 साल का जो एक गैप आया वो मेरे लिए अच्छा दौर था। इस दौरान मैंने अपने बाकी जिम्मेवारियों का निर्वाह किया, लेकिन मन में जो चिंगारी थी वो तो मैं दबाई रखी थी कि नहीं, एक दिन ये आना है तो ये आएगा। मिस जरूर किया, पिताजी का देहांत हो गया 2015 में, तो वो सब चीजें थोड़ा उथल पुथल काफी रहा। मानसिक तौर पे मैं बहुत सेटबैक में थी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत जुड़ी हुई थी। आज भी उनके वीडियोस देखती हूँ, और मेरे लिए बहुत एक त्रासदी का दिन था 14 जुलाई, जिस दिन वो नहीं रहे। तो वो मानसिक यातना मुझे बहुत समय तक रहा, ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं स्टेबल होने में टाइम लगा, इस सत्य को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लाइफ गोज ऑन, तो वो चलता रहे। तो वो ही आपका मजबूत स्तंभ बना, वो बेस बना, और मुझे लगा कि नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम टू एंटर इन सोशल वर्क एंड ग्रेजुअली टू पॉलिटिक्स एंड ग्रेजुअली फॉर द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो इलेक्शन के समय बुलाया जाए या ग्राम पंचायत के नॉमिनेशन के लिए बुलाया जाता है। जब जो जिम्मेवारी दी जाती है पूर्णतः निभाने की कोशिश करती हूँ। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे इसलिए नहीं है कि आप एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक महिला के नाते मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि हम समाज में ये पहचान है महिलाओं के लिए कि महिला जो बर्दाश्त कर सकती हैं, जो चीजें कर सकती हैं, वो पुरुष भी नहीं कर सकते। तो उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है, जहां आप 3 पदों को एक साथ संभाल रही हैं, साथ ही आप गृहस्थ जीवन भी देख रही हैं, तो ये सारा सामंजस्य आप कैसे बैठा पाती हैं अपने जिंदगी में? देखिए, मैं एक वर्ड है इंग्लिश में, टाइम मैनेजमेंट, है ना। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने किया है और यू डोंट डिपेंड ऑन अदर्स कि कोई आपका काम आके कर देगा, तो टाइम मैनेजमेंट मुझे निभाना आता है और सामंजस्य बैठाना पड़ता है। महिलाओं के फोन आते हैं या मीटिंग हो जाती है कि अभी एपीसी की मीटिंग है या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है या मुझे मीटिंग बुलानी है, तो मैं बैलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि महिलाओं को बहुत चीज सहना पड़ता है या महिलाओं की जिम्मेवारी होती है, गृहस्थी भी है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो आपको देखना पड़ता है। उसमें मैं ये मानती हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट से चलें। और कभी कभी ऐसा होता, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं तो सो के 12 बजे उठ रही हूँ और मुझे 1 बजे मीटिंग में जाना है। नहीं, अगर मुझे 1 बजे मीटिंग पे जाना है तो मैं सारे उत्तरदायित्व का निर्वाह करके टाइम मैनेजमेंट में करके मैं मीटिंग भी बुलाती हूँ। चाहे कई बार मेरे लॉन में मीटिंग हो जाती है, कई बार मुझे यूपीसीसी पहुंचना पड़ता है, कई बार हम लोग की एआईपीसी की मीटिंग हो जाती है, अभी तो इन दिनों ऑनलाइन ही हो रही है, बट वो मेरा मैनेज्ड है, वो मेरा है टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द रामबाण। अगर कोई भी महिला पुरुष कोई भी, मैं तो कहती हूँ सब समान है, अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी नैया कभी भी नहीं डूबेगी। नैया डूबती है तब जब आप बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है, आपके पास समस्याएं आ जाती है बहुत चीज, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं मान लीजिए मैं 9 बजे डिनर करती हूँ तो मैं 9 ही बजे डिनर करूंगी। मैं किसी भी बात को लेकर 11 बजे डिनर नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे स्वास्थ्य के अगेंस्ट है। और अगर मुझे अपने लिए फल खाने का टाइम है, एक्सरसाइज करने का टाइम है, ये वर्कआउट का टाइम है, तो वो समय मैं दूंगी, अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट। अब बहुत अर्जेंट है तो आप थोड़ा बहुत यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, और होना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज मस्ट। मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हूँ और फिलहाल भी उसमें लीड कर रही हूँ, अपने संगठनों को लेके चलती हूँ। तो पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर यू, फ्रॉम यू, दे डू थिंग्स सो यू हैव टू टेक आउट द टाइम दैट आई एम ट्राइंग टू मैनेज एज मच एज पॉसिबल, कि बैलेंस भी नहीं बिगड़ना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट को लेके चलिए। आज अगर मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ और आपके सामने बैठी हूँ तो मेरा
बाकी बैकग्राउंड में काम फिट है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को किसी काम के लिए वेट करवा रही हूँ कि आपके पास समय देखिए बलवान है। समय को जो पहचान लेगा और जो समय की महत्ता समझेगा, समय को बहुत वैल्यू देना चाहिए। दिस टाइम विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ, सो व्हाटएवर टाइम यू यूटिलाइज इट इन प्रोडक्टिव थिंग्स, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सुबह उठे और मोबाइल में ही लगे हुए हैं। दैट ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया या जो भी अदर थिंग्स है, बट इतना भी नहीं कि आप बाकी चीजों को साइडलाइन करें, क्योंकि अगर मेरे प्रायोरिटीज भी कुछ हैं, सम प्रायोरिटीज, सो बैलेंसिंग इज मस्ट। सो टाइम मैनेजमेंट को मैं लेके चलती हूँ, और ऑब्वियसली चूंकि मैं बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि वर्कहॉलिक हो और जिम भी बहुत जाती हो, काम में लगी रहती हो, तो वो देखिए काम का एक नशा होता है। अगर आपको किसी भी चीज का नशा होना चाहिए, राजनीति में है या कोई बॉलीवुड में रहता है या कोई अनदर प्रोफेशन में रहता है, तो उसका नशा है ना। तो ये अगर आपके अंदर ये चीज है, ये फितूर है मेरे अंदर, या इसको कह लीजिए काइंड ऑफ इसको कहते हैं ना एक बहुत इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो वो फिर समय निकालना पड़ता है। मैं बैलेंस करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलती हूँ, उसमें मैं कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती कि चलो ये काम को बाद में देख लेंगे। करना है तो करना, अगर बैठ के स्पीच लिखनी है और अगर अपनी बात बोलनी है, डाइस पर बैठ जाना है और बोलना है, तो फिर मैं बिना स्क्रिप्ट के भी चली जाती हूँ। पॉइंट्स माइंड में है, बुलेट पॉइंट्स की, हाँ इसको एलोबरेट करना है, तो उसके लिए मुझे ऐसे कुछ कामों को नजरअंदाज नहीं करना। मैं बैलेंस करती हूँ, मैं ऑन द टो रहूंगी, अनलेस कि 12 भी बज जाए तो मेरा काम खत्म होके रहेगा। I try to be perfectionist. Nobody is perfectionist. कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है, सबके साथ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं प्रायोरिटी में अपने काम को खत्म करके रहती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरा ये स्क्रिप्ट है, मुझे ये कार्यक्रम है, मुझे ये अवार्ड देना है, या मुझे ये भाषण बोलना है, या ये करना है, तो फिर वो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगी कि मेरा काम डन। If it is done, then I am also mentally, happy कि yes, now I am ready to perform. It works in every matter, सब काम में। तो ये ही मेरा एक तरीका है। मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। जब जो काम करना है उस वक्त बैठ के ही करना है, ये नहीं कि फालतू टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर, लाइक पीपल थिंक सो कि फीमेल हैज द हैबिट कि भाई वो इधर की बातें, अपना जो गॉसिपिंग एंड ऑल, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। गॉसिपिंग क्यों करना? महिलाओं के बकिया उधेड़ने में क्या मजा आता है? ये मैं तो कह चुकी हूँ, भाषण में भी कहा था कि नारी ना मोहे नारी रूप। जिस किसी भी महान व्यक्ति ने कहा है, उनको मैं बहुत विद ड्यू रिगार्ड कहती हूँ कि इस चीज को मुझे बदलना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम महिलाएं हैं तो हम महिला को बढ़ने का भरपूर मौका देंगे, उन्हें अपॉर्चुनिटी दूंगी कि वो बढ़े, काम करें, समाज में नाम बनाए। ये थोड़ी कि सिर्फ हमको पोस्ट मिल गया तो हम आसमान में उड़ रहे हैं, दूसरों को हम मौका नहीं दे रहे। मौका दीजिए, वो भी बढ़े, उनका भी नाम रोशन हो, और आप अपनी महिलाओं का जो इतना बड़ा विंग लेके चल रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा वजूद ही क्या रहा? कोई भी फाउंडेशन चला लीजिए, कहीं भी पोस्ट पे रह जाइए, इट्स नॉट लाइक दैट। सो आई ट्राई टू बैलेंस, स्पेशली अगर मान लीजिए कहीं कोई जरूरत है, छोटा भी चीज है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को इमीडिएट बेड की जरूरत है हॉस्पिटल में अभी, तो आपके कोई कॉन्टैक्ट्स है तो आप करवाइए ना। सिर्फ बोलिए नहीं कि फेसबुक पर लिख दिया कि भाई एनी नीड प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ यू हैव अप्रोचेस, इफ यू कैन डू इट, देन प्लीज डू हेल्प। मेरे घर के अगर भूखा खड़ा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अभी जो है आधे घंटे बाद आना, मुझे करना है तो करके रहूंगी, उसको दे के रहना है। तो ये नीड के समय खड़े रहिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, चीजों को बैलेंस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके इस बैलेट बॉक्स इंडिया के थ्रू कहना चाहूंगी कि काम में अगर आप ईमानदार और सच्चे हैं, टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू आर डिवोटेड, तब कोई भी काम आपका कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मन से कीजिए ना, आप चले जाइए, हम कहते हैं 10 ही लोग का हेल्प कीजिए ना, ढंग से कीजिए, और उसमें ये मत सोचिए कि मैं कहां से क्या जुगाड़ कर लूं, और जुगाड़ के धंधे से 2-4 दिन के लिए, उसके बाद वो चीजें कभी भी स्टेबल नहीं होती है। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी काम करिए, कोशिश कीजिए कि दिल लगा के कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। लोग बाग जनरली ऐसा, मैं तो सब पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, 4 पैसा बनाने की जो हैबिट्स आजकल आ गई है ना सोसाइटी में,
कि भाई हमने भी एक फाउंडेशन कर दिया। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही हूँ, ये मेंबरशिप वो मेंबरशिप। मैंने अपने फाउंडेशन में 1 रुपए की मेंबरशिप नहीं रखी। मैंने कहा मुझे कोई मेंबरशिप नहीं रखना। क्या करना है मुझे इस मेंबरशिप का? आई डोंट नीड इट एक्चुअली। मेरे सारे मेंबर्स ही मेरे लिए मैं उनकी आभारी हूँ कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। आप पूछ ले सकते हैं किसी भी महिला से जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, वो जुड़ती गई, बोले हमें भी रख लो, हमें भी। तो स्वागत है आपका, लेकिन हम लोग कभी किसी से कोई मेंबरशिप नहीं लेते। सिर्फ कभी कभी जब कोई त्रासदी आती है तो हम अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं कि क्या आप पार्ट ऑफ हेल्प बनना चाहेंगी। तो रुपए में 4 आने भी कोई दे रहा और लोग बहुत बढ़ चढ़ के दिया और सारी चीजें सच्चाई के सामने दिखाई गई कि देखिए अगर ये 500 का भी आपने डोनेशन दिया है तो ये 500 का सामान जनता तक पहुंच गया, नीडी लोगों तक पहुंच गया। पाई पाई का हिसाब है। ईमानदारी मेरे खून में है, सच्चाई मेरे व्यक्तित्व में है, जो मैं अपने फादर, फोर फादर, अपने परिवार, ससुराल, अपने इन-लॉज, माता पिता के थ्रू मुझे मिला है। यही चीज मैं बांटती हूँ बच्चों। मैंने अपने बच्चों में बांटा है कि बी ट्रूथफुल, डोंट बी अ प्लास्टिक पर्सन, यू नो, इफ यू आर अनरियल इट मे नेवर टेक यू फॉर अ सक्सेस फॉर अ लॉन्ग रन। एक दिन आपको गिरना ही है। तो बस इसी में यकीन करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी भी राजनेता नहीं बन गई हूँ। मैं उस सीढ़ी, उस मुकाम पे स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। प्रभु की जैसी इच्छा होगी, वो जिस मुकाम पे पहुंचाएं तो उनकी आभारी रहूंगी। ना भी पहुंचाएं तो मुझे उसका कोई दुख तकलीफ हरगिज नहीं होगा। मैं अपने काम से जानी जाती हूँ। अपनी सच्चाई और ईमानदारी ही मेरा अस्त्र है। ये मेरा अस्त्र है और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने उसूल से और अपने नियम से और जो मेरे सिद्धांत हैं, जो सिद्धांत मैंने मुझे अपने अपने बचपन से मुझे मिले हैं, जो मेरे अंदर है, उससे तो कोई समझौता सलोनी केसरवानी कभी नहीं करेगी। और मैं इसी राह पे चल रही हूँ और आगे भी चलती रहूंगी। जी जी सलोनी, आपने बचपन से पिताजी की राजनीति को देखा, यानी बिहार की राजनीति को देखा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही हैं। तो दोनों में क्या अंतर देखती हैं आप? अंतर देखिए समय का हो गया थोड़ा, है ना। अगर आज हम लोग अपने फादर के दौर में जाते हैं, वो राजनीति बहुत अच्छी, बहुत ही स्वच्छ कहीं ना कहीं, और बहुत ही एक राजनीति का भी एक अच्छा रूप था। ऐसा कभी नहीं देखा कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, मेरा मानना है चीजें बहुत खराब हो गई। चाहे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चाहे बिहार में ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, असम, कहीं भी ले लीजिए, एनी पार्ट ऑफ इंडिया की रूप राजनीति के बदल गए। और इसका वक्त का ये जो अंतराल आया, राजनीति पहले भी होती थी, बिहार में भी इलेक्शन देखा, कभी ये नहीं देखा कि विरोधी पार्टी किसी भी नेता पर पर्सनल कीचड़ उछाल रहा है। ये चीज मुझे इतना दुख देता है कि सत्ताधारी पार्टी का मैं जब ये रंग देखती हूँ, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा, आडवाणी जी को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, नरसिम्हा राव को देखा। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इन नेताओं ने कभी किसी नेता पर गलत शब्द का प्रयोग किया। या राजीव गांधी जी को देखा, मैं तो कहती मैं विरोधियों में भी कई लोगों का नाम लेना चाहूंगी। ऐसे बहुत हमारे नेता थे, मोरारजी देसाई, कितने बड़े बड़े नाम है, अलग अलग दल के ये लोग महारथी थे। हमने आज तक नहीं देखा कि चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े नेता अलग अलग दल के। या मैं तो बिहार में भी लालू प्रसाद जी का नाम लेना चाहूंगी। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर। दोनों विधानसभा में थे, जब मेरे पिताजी बैठते थे उनको भाई जी कहते थे, और जब लालू जी भाषण देते तो कहते थे कि भाई जी मैंने अच्छा भाषण दिया ना। तो दे वर फ्रेंडली। वो आते थे हमारे घर, आए हैं हमारे घर में बैठ के नाश्ता खाना खाया है, रैली के दौरान आए थे, मित्रवत आते थे, मित्रवत। जबकि दोनों अलग अलग पार्टी से थे और उनका अपना राष्ट्रीय जनता दल बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये महारथियों को आपने कभी देखा कि इन्होंने कीचड़ उछाला हो? सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, प्रिंट मीडिया तो था, टीवी भी था। कभी किसी को मैंने नहीं देखा कि टीवी पर आकर के या पेपर के माध्यम से नेताओं ने किसी दूसरे नेता का मखौल उड़ाया हो। मैं एक नारी हूँ, महिला हूँ, मैं सारे महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, सबका सम्मान करती हूँ।
अब बात चलिए चाहे ममता बनर्जी की ही लीजिए, एक महिला होने के नाते, ठीक है पहले कांग्रेस में थी, फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया, क्या उनकी जर्नी आसान होगी? इंदिरा गांधी तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत ऐसी नेता है, सुषमा स्वराज जी ले लीजिए। मैं एक प्रोग्राम में गई और वहां पे संयुक्ता भाटिया जी ने भाषण दिया, वो मुझे सम्मानित कर रही थी, बहुत अच्छी लेडी है। उन्होंने कहा कि पहली बार इलेक्शन के लिए उनको बीजेपी वालों ने टिकट देने के लिए बुलाया होगा, उन्होंने मना किया, उनके पति की तबीयत खराब थी। फिर दूसरी बार भी कहा तो वो सामाजिक घरेलू जिम्मेवारी थी उनके पास, उन्होंने कहा कि मैंने मना किया। तो ये देखिए कितना अच्छा तरीका उनका बोलने और बताने का। कोई किसी इनसे मैं मिलती हूँ, रीता बहुगुणा जी से मिली हूँ, पहले कांग्रेसी थी तभी भी मिली, वो भाजपा में जब मिलती हैं, प्रोग्राम में मिलती है, इतना अच्छे से व्यवहार करती हैं। तो राजनीति के रूप गंदे हो गए जब से ये सोशल मीडिया का एक बेस ले लिया। इसके अलावा मैं तो भाई बहुत पत्रकारों की इज्जत सम्मान करती हूँ, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता बहुत जरूरी है आज के जमाने में। मैंने खुद जर्नलिज्म किया, मैं ज्यादा वर्क नहीं कर पाई क्योंकि मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मीडिया में सारे नेताओं को कम से कम एक लाइन ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जाए कि चाहे वो डिबेट चल रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चर्चा परिचर्चा हो रही है, कोई भी एक लक्ष्मण रेखा नहीं रह गई। हम जब डिबेट देखते हैं तो हमें दुख लगता है कि अगर नेता ऐसे बोलेंगे तो सुनने वाले दर्शक, ये जो अपकमिंग जनरेशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इंप्रेशन वो लेके जाए। बाद में तो ये बोलेंगे ना कि देखिए उनके नेता खुद इस तरीके से बोलते हैं, और ये सारे दल के करते हैं, एक तो मैं नहीं उसके लिए ब्लेम कर रही। एवरी पार्टी के प्रवक्ता जब आते हैं टीवी पर, ऐसा लगता है कि ये लोग प्रतिनिधित्व ना होकर, प्रवक्ता ना होकर के किस लेवल पे तू मैं कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। अभी तो ऐसा डिबेट कीजिए, इंडिविजुअल इंटरव्यू ले लीजिए, दैट विल बी बेटर। दिस इज माय सजेशन। लेकिन अगर मैं पहले की राजनीति को, आज के बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और सारी राजनीति में आजकल कीचड़ घुल गया है। नेताओं ने इतना इस चीज को इतना लैंग्वेज गिर गई, काम करने का तरीका गिर गया। आप पता बिलीव करेंगे, मैं आज के चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहूंगी कि जिस साल मेरे पिताजी कांग्रेस के टिकट से नहीं जीत सके, दौर बदल गया, कोई बात नहीं, परिवर्तन जीवन का नियम है, और बीजेपी के एमएलएशिप डॉक्टर प्रेम कुमार जी वहां से जीते। वो व्यक्ति हमारे घर आए, हमारे पिताजी वहां 10 साल 15 साल एमएलए रहे, वो आए और उन्होंने मेरे पिताजी का पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया, और मेरे पिताजी उनको आशीर्वाद दिया कि भाई आप सक्सेसफुल रहे, भगवान आपको सफलता दे, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। ये होता है एक अच्छे नेता की पहचान। हम लोग हमारे घर आते हैं, मिलते हैं, मेरी मदर की बहुत इज्जत करते हैं, दुख सुख में कहते हैं मैं आपके लिए जब भी कही भाभी मैं हाजिर हूँ। मेरे पिताजी नहीं रहे, बंदा आया, इसको कहते हैं अच्छा नेता। हो सकता है वो बीजेपी के हो, मुझे उनके लिए कोई शिकायत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है राजनीतिक और राजनीति दोनों का रूप बदल गया, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, और क्या कहीं भी। इंदिरा गांधी के फैन कौन नहीं होते थे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है, बहुत आंतरिक दुख होता है जब सत्ताधारी पार्टी गांधी नेहरू परिवार पर जानबूझ के लांछन पे लांछन लगाती। आप लगाइए, ठीक है, आप अभी भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, लेकिन आप कहां तक पहुंच गए? आपने सोनिया गांधी के पूरे बैकग्राउंड को खंगाल डाला, और क्या क्या आप मैसेज बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए, प्रियंका के लिए दूध के, आप क्या दूध के धुले आप ही हैं क्या? सिर्फ ये मैं प्योर राजनीतिक के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, एक आम आदमी, मैं भी औरत हूँ, मुझे देख बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ऐसे ऐसे फीचर्स बनाए हैं सोनिया गांधी जी के लिए। अरे मैं ये कहती हूँ, मैं तो उनको बहुत महान मानती हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी इटली से आई और कैसे उन्होंने अपने भारत देश को अपना देश मान लिया। आज तक माननीय सोनिया गांधी जी ने कभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप की जो अपने दावेदारी नहीं रखी। उन्होंने मनमोहन सिंह को, उन्होंने नरसिम्हा राव, इन लोगों को मौका दिया, चाहती तो खुद बन जाती, लेकिन कभी किया क्या? कभी नहीं। रही बात की परिवार बात, अच्छा ये बताइए कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के वजूद को जिंदा रखना चाहते हैं तो क्यों नहीं रखेंगे, और कौन संभालेगा? और अगर हर आदमी जैसे भाई अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है, तो नेता के बच्चों को भी नेता बनने की पूर्ण रूप से अधिकार है। ये क्या कहना कि वंशवाद और ये वो, सभी नेताओं को मौका मिलता है, पोस्ट मिलता है, आप करके दिखाइए। अगर आपके पास सामान है संभालिए ना। और जहां तक
पार्टी में विद्रोह का सवाल है तो हर पार्टी के अंदर भेदिया है और विद्रोह होगा, और ये तो नियम है हर चीज का। मुझे बस दुख यही, जो आपके सवाल पर मैं इसी तरीके से क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि जो पार्टी ने इतना गंदा रूप बनाया ममता बनर्जी के लिए, तो इसके लिए क्या हम कांग्रेस पार्टी वालों ने कभी कोई भद्दे मीम्स बना के भेजे? हमारा तो सोशल मीडिया तब जागरूक हुआ जब हम देखे कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी का प्रियंका जी पर ऐसे ऐसे कीचड़ बनाए जा रहे हैं। दो ना, मुझे, मैं तो कहती हूँ प्रूफ दो। सोनिया गांधी जी के लिए मैंने क्या क्या कह दिया जो मुझे बोलने में खराब लगता है। भूल गए आप उस शहादत को जो श्री राजीव गांधी ने दिया? भूल गए उस शहादत को जो इंदिरा गांधी जी ने दिया? भूल गए महात्मा गांधी और नेहरू गांधी जिनके वजह से आज देश में आजादी की रोटी हम आप चबा रहे हैं, खा रहे हैं? हाँ, तो फिर या फिर गुलाम बन जाइए दोबारा से, अमेरिका के बन जाइए, चाइना के बन जाइए। 70 वर्षों में क्या हुआ, ये उनका सवाल रहता है। 70 वर्षों के वजह से अभी आप 4 वर्षों से टिके हुए हैं, ठीक है ना? आज आप हैं, कल हम भी आएंगे। राजनीति करो, खूब अच्छे से करो, लेकिन बोली भी तो सम्मानित रखो। हम तो आज भी कहते हैं, हमारे जितने नेतागण, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी, तो ये तरीका हम दे रहे हैं। तो ये क्यों होता है कि हमारी महासचिव जैसे प्रियंका गांधी जी लखनऊ में आती है, उनका कार्यक्रम बनता, उनको टारगेट किया जाता है, उनके रैलियों को, उनके काफिले को, उनको पीड़िता के घर अगर वो पहुंच रही है उन्नाव या कहीं, तो उनको टारगेट किया जाता है, पूरी प्रशासन झोंक दी जाती है ताकि ये नहीं आ पाए। ये क्या मतलब है? ये हमारा देश, भारत देश, हमारे देश में एक एक आदमी को आजादी अपने तरीके से काम करने की, अनलेस कि वो कोई उपद्रव नहीं कर रही, अनलेस कि कोई वायलेंस नहीं क्रिएट कर रही हो, कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रही हो। ये बहुत दुखदायक। राजनीति करो, लेकिन जो है अच्छी राजनीति करो। आप कभी जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी आपकी सरकार होगी, कभी हमारा बोलबाला होगा। तो यही तो गेम का फैक्टर है। हर गेम में लूडो तक खेलते हैं बचपन में, तो क्या है, चारों प्लेयर जीत जाते थे? नहीं, जीतता तो एक ही है। इंडिया वर्सेस many other countries, there are always a cricket match, world tournament, IPL, विजेता तो एक ही होता। तो अगर विजेता एक है तो उस विजेता को ना सरताज बनने के लिए सरताजों वाला बिहेवियर करना चाहिए। राजा वही बनता है जो राजा बनने के काबिल होता है। राजा बन के भी अगर आप, मुझे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मैं हर लेवल के लोगों की इज्जत करती हूँ, राजा बन के भी अगर आपके व्यवहार, विचार, बोलने का तरीका इतना ओछा है, इतना घटिया है कि आप महिलाओं को हर जगह गिरा रहे हैं। अब वो दीदी हैं तो उनके लिए इतना बोलना, परिवार को घसीट लेना, दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स। इधर इट इज डन इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड ऑल ओवर द कंट्री। हर एक नेता को सम्मान करो। हाँ, अगर उसके खिलाफ कानूनी कोई ऐसी गलत कहीं से फंसा हुआ है कानून में, गलत काम किया है, उन्होंने अपराध किया, उन्हें घसीटो, जेल के पीछे डालो, पूरी तरह से ट्रीट करो, हटाओ उनको। ये तरीका होना चाहिए राजनीति। जी सलोनी जी, बहुत कुछ आपने बताया। जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे का आपका विजन क्या है और अपने आगे के मुद्दे क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा बताया जाए। जिंदगी में विजन, मुद्दा और टारगेट, 3 चीजें हैं, ठीक है। मैं एक महिला होने के नाते और फिर एक कांग्रेस की अधिकारी होने के नाते, दोनों संगठनों से मेरे विचार हर जगह पर थोड़े हैं। पहले तो सबसे पहले मैं महिला होने के नाते बोलूंगी कि महिलाओं का उत्थान, समाज में उनका स्थान, उनका सम्मान, उनकी जो जीविका है वो खुद से अर्जित भी करे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर उनका विकास, ये मेरा एक महिला होने के नाते मेरा विजन है, मेरा टारगेट है। मैं कोशिश करूंगी कि जहां तक हो सके उनके साथ में खड़े होकर के उनकी सुरक्षा, उनकी उनकी आत्मनिर्भरता पर काम कर सकूं, कर ही रही हूं और आगे भी करूंगी। ये मेरा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जोड़ना महिलाओं के बीच में और उनकी उत्थान पर ध्यान देना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब हम अपने विजन पर आते हैं, जो कि है पार्टी रिलेटेड, ठीक है। ऑब्वियसली मैं एक पार्टी विशेष कांग्रेस दल से मेरा वास्ता है, मेरा खून है, मेरी जिंदगी है मेरी पार्टी। मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मेरा दल, मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिस पर लोगों का जमाने से, बहुत पहले से एक यकीन, एक भरोसा, एक विश्वास है, सत्ता में आए, उसको मजबूत करने के लिए जहां तक हो सकेगा, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं अपनी पार्टी को पूर्णतः मजबूत करने में हर तरह से सहयोग दूंगी। हर तरह से मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ।
और जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता होगी, जिस रूप में मुझे काम करने की जिम्मेवारी दी जाएगी, ये मैं करूंगी। ये मेरा विजन है, मेरा सपना है कि माय पार्टी शुड नॉक बैक, वी शुड कम बैक, वी शुड गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट, वी शुड अगेन विन द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक। जो कहीं आपने खोया है, ऑब्वियसली आपको वो पाना है, और वो मेहनत से मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। धरातल पर आना पड़ेगा और मेहनत से राजनीति करना, अपने देश को मजबूत करना। और ये अपने लिए अगर कोई सपना की अगर आप सवाल चाहेंगे, तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं कभी भगवान ने मुझे मौका दिया और मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, मान लीजिए 2022 में, मुझे पार्टी ने अगर इस काबिल समझा, वो मुझे अगर उम्मीदवार बनाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं जनप्रतिनिधि बन के और लोगों की समाज सेवा करती रही हूँ और आगे भी इस चीज को और दृढ़ता से करूंगी। और जहां तक हो सकेगा अपने क्षेत्र से और समाज के जहां किसी भी जगह पर मुझे मौका मिलेगा, मैं मजबूती से एक अच्छी प्रतिनिधि बनकर आना चाहूंगी। और देश जनता का मुझे विश्वास है कि महिलाओं पर लोगों को आजकल पूरा यकीन है। महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं और समाज उनको साथ दे रहा है। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि मैं मौका मिला तो राजनीति में आके अपने आप को साबित करूं। और इसके काम मुझसे अकेले तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली इसके लिए मुझे जनता का सबसे पहले विश्वास जीतना होगा, तन मन धन से आपको जनता के बीच में जाना होगा। ये मेरा अपना लक्ष्य है। अगर आपने पूछा है सवाल तो मुझे देना पड़ रहा है। बाकी पार्टी को मजबूत करना और देश का भला करना, ये मेरा टारगेट है। और आगे आने वाले वर्षों में जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं ये करती रहूंगी जी। और मुद्दे भी होंगे डिफरेंट, ऑब्वियसली जी। जी 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 मेरा अंतिम प्रश्न एक तरह से माना जा सकता है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं। यहाँ की क्या समस्याएं हैं और क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो समस्याएं और विशेषताएं क्या हैं? देखिए, विशेषताएं जहां तक अगर हम बात अवध की कर रहे हैं, लखनऊ की बात कर रहे हैं, है ना, तो लखनऊ में विशेषताएं एक नहीं अनेक है। आज लखनऊ में मैं अपने शहर की बात करती हूँ। लखनऊ बहुत तरक्की किया जब से यहाँ आई हूँ। 1997 में मैं आई, यहाँ 2021 है। तब से मैंने लखनऊ में बहुत विकास देखे, चाहे सरकार कोई आई गई। राजनाथ सिंह हैं आज यहाँ के एमपी, और कभी यहाँ पे अखिलेश जी थे पिछले बार मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लोगों में बहुत अच्छा कल्चर है, तहजीब है, काम करने का तरीका है, अप्रोच अच्छे हैं, भ्रष्टता नहीं है। काफी हद तक काम करना हम लोग के लिए इजी हो जाता है। विशेषताएं बहुत है, लोग बहुत सहयोगी हैं, और चैनलाइज्ड वे में वी आर वर्किंग। और जो है बहुत एक अच्छा क्षेत्र है, एक रहने लायक जगह है लखनऊ। और मुझे तो लगता है लखनऊ के अंदर किसी भी तरीके की कोई ऐसी कमी नहीं है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे जाने का मौका मिला। वाराणसी गई हूँ, कानपुर गई हूँ, इलाहाबाद, प्रयागराज जो अब हो गया है। और मैं सरकार की भी तारीफ करूंगी कि जब मैं अभी लास्ट ईयर गई थी, आपको जो कुंभ का मेला लगा था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं तारीफ करती हूँ, तारीफ भी तो जीवन का एक पक्ष है। तो वहां पे काम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लखनऊ अभी किसी भी जगह से रहने वाले जगहों में से वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। क्षेत्र हमारा बहुत अच्छा है, अच्छी रोड है, व्यवस्था है, बिजली, पानी, सुरक्षा, किसी चीज की ऐसी कमी नहीं है। आप देखेंगे कि अभी जगह जगह यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं के लिए, कहीं और इतने हर नूक एंड कॉर्नर पर है कि कहीं से किसी तरीके का कोई अपराध हो रहा, तुरंत FIR कर सकते हैं। लखनऊ में विशेषताओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप इनके कल्चर की बात देखें तो लखनऊ में कल्चर बहुत अच्छे से जिंदा है। और बल्कि मैं तो दिल्ली भी जाती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी पेरेंटल हाउस है। माय ब्रदर इज देयर, वो भी AIPC का वो बिहार का पूरा अध्यक्ष रह चुका है। तो फिर भी मैं मानती हूँ कि वहाँ पे एक मिक्स्ड कल्चर आ गया है। इस मामले में लखनऊ बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ी तरक्की और भी जरूरी है। थोड़ा एजुकेशन का और भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ से बाहर अपने बच्चों को भेजना पड़ता है, देश के बाहर या बड़े मेट्रो सिटीज में। पर मुझे लगता है अगर लखनऊ में स्कूलिंग और अच्छी हो, जैसे लामर्टिनिया, लोरेटो, CMS, जयपुरिया से बहुत अच्छे स्कूल है। और मैं हमेशा मानती हूँ कि जब यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं तो ऐसे कुछ बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। माय बोथ चिल्ड्रन पास्ड आउट फ्रॉम लामर्टिनिया, हाईली सेटिस्फाइड। The kind of education, the quality education they are giving, the kind of atmosphere, everything, and overall grooming in the school, it is concerned, it is awesome, it is very nice. तो सुविधाएं, थोड़ी और सुविधाएं बढ़े
अच्छे इंस्टीट्यूट, हाईटेक एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए हमारे एजुकेशन बढ़ना चाहिए। चूंकि शहर पुराना है तो इसको और भी ऑब्वियसली, जैसे मुंबई में नवी मुंबई बड़ा, इसी तरीके लखनऊ में भी विस्तार बन रहे हैं और बड़े कॉन्सेप्ट हैं, मॉल अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा महिला सुरक्षा कम है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप पिछले कई सालों का आंकड़ा उखाड़ के देख लीजिए कि इतना ज्यादा महिलाओं के साथ में बुरे केसेस का सामना करना पड़ा है। वो देख करके मन दुखी हो जाता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश है हमारा, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये बात यहाँ पे बड़ी चिंतनीय विषय होती है। हर समय हमें कैसे कन्याओं से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो बातें देखते हैं वो थोड़ा मुझे बहुत द्रवित कर जाता है। इनफैक्ट सभी ह्यूमन बीइंग को द्रवित करता होगा। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए। बेरोजगारी, ऑब्वियसली अगर ये प्राइवेट जॉब ऑफर्स नहीं रहे तो अगर आप किसी यंगस्टर से डिस्कस करेंगे तो वो कहेगा कि भाई हम इंजीनियर डॉक्टर बने तो यहाँ पे कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट गो आउट। ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है। अगर अपने प्रदेश को मजबूत करना है तो यहाँ पे रोजगार की ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराइए लोगों को। प्रदेश को तरक्की कराने के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ने चाहिए। ये सब बेसिक थिंग्स हैं। समस्याएं देखिए हर जगह है। अगर आप पुराने लखनऊ में जाएंगे, डेंस लखनऊ में जाएंगे तो केवल शहरी शहर नहीं है, वहां भी बहुत समस्याएं, ऐसी सकरी गलियां हैं, गंदगी है। एक बार तो मैंने देखा अमीनाबाद में ऐसा लाइट का पूरे तार का जंजाल था जिसको कोई ना भी छुए या गुजर रहा हो, कुछ ऐसा स्पार्क हो जाए तो कब किसकी मौत हो जाए ऐसे आपातकालीन में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो स्थिति दर्दनाक बहुत भी है। जैसे कई जगहों पे जाने मुझे मौका मिला, जहाँ गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था वहां पे जाके मुझे मौका मिला, देखा मैंने कि किस तरह से लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो वहां पे ब्लास्ट होने के बाद ऑब्वियसली डेथ्स हुई। चीजें ऐसी, एक लड़की की शादी का पूरा जितना सामान था जल गया। ये सब चीजें अभी बहुत मैनेजमेंट मांगता है। केवल शहर का ही विकास, शहरी मतलब लखनऊ के अंदर केवल डेवलप्ड एरिया को ही मत डेवलप करा जाए, डेंस्ड एरिया में जाया जाए। पिछड़े एरिया पुराने लखनऊ में अभी बहुत समस्याएं हैं, एजुकेशन का, सेफ्टी का, तो इन सब चीजों में अभी काम अनेक है जिस पर ध्यान देना है गवर्नमेंट को, चाहे किसी की भी सरकार आए। लेकिन ये चीज तो करिए तभी हमारा उत्तर प्रदेश रहने के लायक है भी और भी आगे अच्छा बनेगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा शोशेबाजी से दूर रहना चाहिए कि आज ये समिट है और वो समिट है, रात दिन सही पद पे बिजली जल रहा है। ये these things are not as important as it is more important to develop your state, your city in other important factors like नौकरी हो गई, women की सुरक्षा हो गई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे अभी हमारे समाज और हमारे लखनऊ शहर और लखनऊ ही नहीं उत्तर प्रदेश है, कानपुर, वाराणसी, बहुत ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो लगेगा कि यहाँ पे काम बहुत जरूरी है। और अच्छा प्रदेश बनाने के लिए तभी हम अन्य राज्यों की तुलना में अपने आप को विकसित प्रदेश कर पाएंगे और यहीं पे तरक्की के आपको सारे अवसर मिलेंगे। जी सलोनी जी, अंत में चलते चलते आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को दो बातें बस बोलना चाहूंगी। एक तो आप स्वस्थ रहिए। ये जो कोरोना काल पिछले साल से चला आ रहा है, बीच में एक थोड़ा हम जैसे कोई भी जनता थोड़े लापरवाह हो गए, मास्किंग से, सोशल डिस्टेंसिंग से हम दूर हो गए, हम भूल गए कि भाई कोरोना भी कभी आया था। तो अभी देखिए मानव जाति का सबसे बुरा दौर चल रहा है, वो है इतनी मौतें, इतनी शहादत, इतने ज्यादा लोगों का किसी कमी से, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज में, दवाई नहीं है, सुविधा नहीं है, बेड नहीं है। ये वो दौर है जिसमें सबसे जरूरी बात है हिम्मत रखिए और प्लीज प्रोटोकॉल को मेंटेन कीजिए। ना जाइए सोशल गैदरिंग में, मत पड़िए ज्यादा इधर उधर घूमना, ये सब बंद किए। मैं जनता को संदेश दूंगी कि सबसे बड़ी बात है कि अपनी नैतिकता, अपनी मोरालिटी को कायम रखिए। जब लोगों की मौत हो रही है, कई जगह ऑक्सीजन को लेके काला धंधा, चोर बाजारी, ये कहाँ के धर्म है, ये कहाँ का कहाँ की पूजा है, ये कहाँ का आपने संस्कार सीखा। तो आप थोड़ा मानवता पर उतर के आइए और ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन। और अपना ध्यान रखिए, अपने बगल वालों का अगर किसी को कोई जरूरत है तो किसी तरीके से भी हेल्प कीजिए।
कोई काला बाजारी मत कीजिए। जो जिस क्षेत्र में है तो वहां पे अपने काम के प्रति ईमानदार रहो ना भाई। ये थोड़ी कि एक चीज का 2 गुना 4 गुना दाम बढ़ा रहे हैं तो एक आम आदमी कैसे उसको अवेल कराएगा। तो ये घर घर की जो अभी चीख पुकार देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया से, या ये बहुत दुखदाई है। अभी की बस एक ही गुहार है जनता से, एक प्रार्थना है मेरी और एक मेरी बेस्ट विशेष है कि आप सब स्वस्थ रहिए, तभी तो हम लोग एक अच्छे देश की कामना करेंगे। स्वास्थ्य धन है और प्रभु में विश्वास रखिए कि ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। और कल रामनवमी का त्योहार था और मैंने भी चंद दोहे पढ़े, रामचरितमानस में पढ़ा कि कैसे आप महामारी में थोड़ा रामायण पढ़िए, थोड़ा जानकारी भी लीजिए। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये विपदा, ये आपातकाल जो आया है बहुत खराब है, लेकिन इसका भी उन्मूलन होगा और ये हटेगा। लेकिन सुरक्षा आपकी बहुत मायने रखती है। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, कम निकलिए और जितना जरूरत हो बस उतना ही निकलिए। आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है। धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ सलोनी केसरवानी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बहुत ही स्पष्टता से हमसे बातें की, अपने विचार रखे। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जिस तरह से वो अपना कार्य कर रही हैं, अपने कार्य को कर्तव्य की तरह निभाती हैं, उसमें वो पूर्णतः सफल हो। बैलेट बॉक्स इंडिया से आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।